दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आपके बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के तहत कंप्यूटर के ऑलरेडी जो भी आपके कोर्सेज हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 और 8 की शुरुआत इस वीडियो से करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर नंबर 7, उसके बाद चैप्टर नंबर 8। आपको पता है कंप्यूटर का जो भी चैप्टर है, सिलेबस की हम बात करें, चैप्टर की बात आप छोड़ दीजिए, सिलेबस बिल्कुल शॉर्ट में है और चैप्टर भी आपके छोटे छोटे हैं। ज़्यादा वीडियो छोटा ना हो, इसकी वजह से हम दो दो चैप्टर को आपके लिए एक ही वीडियो में फिनिश करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर 7 और 8 कंप्यूटर 25 में 25 दिलाने का चैलेंज, बिल्कुल आप लगातार चैनल के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं तो मैं 100% दावा करता हूं कि आपको 25 में 25 पाने से कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ आपको पता है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शॉर्ट नोट्स मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए उपलब्ध है मात्र 220 रुपये में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप दिए गए 9452331053 इस संपर्क माध्यम पर संपर्क करेंगे। आपके लिए जो भी प्रोसीजर होगा नोट्स को प्राप्त करने का, बिल्कुल आपको इसके माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक, आप अपनी बेहतरीन सफलता के लिए इस शॉर्ट नोट्स मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर का जरूर अध्ययन करें। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पाता है, प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें कि यहाँ से दी जाने वाली चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, आपके बीच में चैप्टर 7 चल रहा है। चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर। जाहिर सी बात है, आपको पता है, चाहे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, चाहे आप कोई भी चाहे आपका टैबलेट हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, बिना सॉफ्टवेयर के वो महत्वहीन है। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर अभी कोई दिक्कत होती है तो आप दुकान पर लेके जाते हैं और दुकान वाला कहता है कि भैया इसमें आप सॉफ्टवेयर डलवा लीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो आखिरकार वो सॉफ्टवेयर है क्या चीज़? कभी आपके दिमाग में ये चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं कि सॉफ्टवेयर तो हम बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप में डलवाते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, क्या मतलब होता है सॉफ्टवेयर का? चलिए इस वीडियो से आज के बाद आपको वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार वो सॉफ्टवेयर है क्या चीज़। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे ऊपर कहा जा रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर महत्वहीन है। बिल्कुल ये चीज़ें सत्य है। आगे कहा जा रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वास्तव में कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करने के लिए प्रोग्रामों का समूह होता है और प्रोग्राम कंप्यूटर भाषा को क्रमबद्ध जो है लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला होती है, अर्थात कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की संपूर्ण क्रियाविधि को संचालित करता है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब अगर हम एक देसी नॉलेज में कहें तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को न हम देख सकते हैं न छू सकते हैं। ठीक है, और इसी के क्रम में जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक जड़ मशीन है। जड़ मशीन का मतलब कंप्यूटर के पास अपना खुद का कोई नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, और कहा जा रहा है कंप्यूटर एक जड़ मशीन है, सॉफ्टवेयर उसमें काम करने की क्षमता प्रदान करता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वही उसमें काम करने की क्षमता प्रदान करता है और सॉफ्टवेयर की सहायता से ही कंप्यूटर विभिन्न कार्य करता है। अभी आप कंप्यूटर से वही सॉफ्टवेयर निकाल दीजिए तो जो कंप्यूटर से हम इतने बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं वो बिल्कुल असंभव हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी एक शब्द में कहा जाए कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर महत्वहीन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका होती है, ज़रा सा इसे भी आप ध्यान लीजिए। ठीक है, जैसा कि नीचे यहाँ मैंने लिखा भी है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका होती है, हम
थोड़ा सा इमेज को छोटा करते हैं। अब देखिए आपके बीच में लगा है, यहाँ कहा जा रहा है एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के निर्देश कंप्यूटर को इनपुट किया डाटा प्रक्रिया और जो है परिणामों को प्रदान करने का निर्देश होता है। ठीक है, तो यहाँ चीज़ों को आपने देखा, लेकिन अब यहाँ एक फिगर आपके बीच में दिया गया है, इनपुट है सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग आउटपुट। अब ये किस प्रकार से काम करता है? देखिए यहाँ जैसे होता है कि कंप्यूटर को आप किसी प्रकार का निर्देश दिए यहाँ पर, ठीक है, तो वह जो डाटा आपका होगा पहले वह सॉफ्टवेयर में जाएगा, ठीक है, और सॉफ्टवेयर के बाद उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग आपका होगा यहाँ पर आकर, और फिर यहाँ से जो है आउटपुट यानी आपको फाइनल कंप्यूटर जो होगा वो रिजल्ट आपको देता है। जैसे हम सवाल करें आपसे, जैसे आप इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपने डाला, जैसे आप किसी प्रकार की जो है फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपने फॉर्म को अप्लाई करते समय इनपुट को उसमें प्रेषित किया, ठीक है, और वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर में जाएगा, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर में जाने के बाद डाटा प्रोसेसिंग आपकी डाटा को सर्च करेगा, ठीक है, उसके बाद डाटा यहाँ दे देगा, और फाइनली अगर हम बात करें तो डाटा जब जो है जो भी प्रोसेसिंग है उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनली आपको वो आउटपुट दे देता है। ठीक है, यही क्रम हमारे सॉफ्टवेयर का होता है, इसी के क्रम में हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की चीज़ें हो गई, और आपके मन में अब आ रहा होगा कि आखिरकार सॉफ्टवेयर के क्या प्रकार भी होते हैं। तो जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। आप सॉफ्टवेयर के प्रकार से भी अच्छी तरह से रूबरू हुई। हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ कहा जाए, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानने का प्रयास करता हूँ। बाबू मैं अपना 100% देता हूँ समझाने के लिए, कहीं से भी चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अब यहाँ जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या है। अब जैसे आपने प्रकार को अगर देख लिया, प्रकार हमारे दो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, तो जाहिर सी बात है आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है या अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो चलिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलने, उसकी देखभाल करने तथा कहा जा रहा है आगे उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कंप्यूटर के जो है अनुदेश सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा ही किए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ तो मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कुछ प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पहला आप देख पा रहे हैं जो है परिचालन प्रणाली, यह कहा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। हालांकि यहाँ मैंने लिखा तो नहीं है, फिर भी हम आपको ओरल तरीके से बताते हैं। देखिए जो चीज़ें मैंने लिखा नहीं रहता है नोट्स में, उससे हम ओरल बताते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी पढ़ने बैठा करिए तब आपके हाथ में एक कलम कॉपी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम कहें ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो परिचालन प्रणाली जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है ना। आगे अगर कहा जाए यह प्रयोक्ता, अब यहाँ से आप लिखना, अगर लिखना चाहें तो लिखिएगा, प्रयोक्ता तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करता है। यह कंप्यूटर का अनिवार्य अंग है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम तथा अंग है, तथा इसके बिना कंप्यूटर के संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेट हम आप करते हैं, ठीक। अगर हम आप ऑपरेट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर अपने आप स्वतः कार्य नहीं करेगा, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वह कंप्यूटर का एक महत्व, इसके बिना जो है हम संचालन की कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। यह तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। दूसरा आपका आता है भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेट क्या होता है। अब इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर कहा जाए ये वे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्रामों को कंप्यूटर की भाषा में बदल देते हैं। कंप्यूटर इसको समझकर जो है पालन करता है। जैसे अगर कहें हम असेंबलर, कंपाइलर आदि भाषा अनुवादक ही है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए पूछा जाता है कि आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है। यूटिलिटी प्रोग्राम को भी आप ध्यान दीजिए। ये वे उपयोगी प्रोग्राम हैं, ठीक है, जो डाटा प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। ये कंप्यूटर जो है निर्माता द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये फाइलों को छांटने, नकल करना, जो है बैकअप आदि का जो कार्य है वो संपादन करता है कौन, यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे हम आपके बीच में बात करते हैं अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। अगर इसी के क्रम में हम कहें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ कहा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, या कहा जाए जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहते हैं जो प्रयोक्ता के द्वारा स्वयं ही लिखे जाते हैं। किसके द्वारा, प्रयोक्ता के द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं। आगे कार्यालय का वेतन तैयार करना। अब ये जो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर या कहा जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसका कार्य क्या होता है, कार्य को भी आप ध्यान दीजिए। कार्यालय का वेतन तैयार करना, रिपोर्ट छापना, स्टॉक कवि विवेचन करना आदि विभिन्न कार्य जो है संपन्न कराने के लिए यह सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, या कहा जाए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कौन है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ दो प्रकार के आपने देखा, ठीक है, कौन, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने दो प्रकार के देखा। पहला है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, दूसरा है विभिन्न उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। अब यहाँ आप उसी चीज़ को देख लीजिए कि आखिरकार ये सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखिए कहा जा रहा है ऐसे प्रोग्रामों का समूह जिन्हें यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहेंगे। आगे जैसे के रूप में सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर निम्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहें प्रयोग किया जाता है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है ऑफिस कार्य के लिए, शैक्षिक कार्य, सूचना संचार आदि के लिए जो है ये सामान्य उद्देश्य के जो सॉफ्टवेयर हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। और ये वित्तीय और डाटा प्रक्रिया, सूचना संचार, डाटाबेस प्रबंधन, ग्राफिक्स कार्य के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर निम्न है। अब यहाँ सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर आप देख पा रहे हैं। अब ये सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर हैं क्या, इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ठीक है। चूँकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सामान्य उद्देश्य के जो सॉफ्टवेयर हैं उसे आप लिखिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में स्टार राइटर है, एमएस वर्ड है और वर्ड स्टार है। ये आपके सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर हैं। दूसरा है देख पा रहे हैं, दूसरे की अगर हम बात करें तो स्प्रेडशीट है, ठीक है। स्प्रेडशीट के अंतर्गत अगर हम कहें तो एमएस एक्सेल है, लोटस 1 2 3 है, स्टार कैट्स है, ठीक है, और वीपी प्लानर है। ये आपके कौन है, सामान्य उद्देश्य के ये भी सॉफ्टवेयर हैं। तीसरा हम बात कर रहे हैं ग्राफिक्स का, तो ग्राफिक्स के अंतर्गत एमएस पावर है, एमएस पावर पॉइंट और जो है हार्वर्ड ग्राफिक्स है। ये आपके जो है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अगला आपके बीच में आ रहा है विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। अब ध्यान दीजिए, दूसरा पार्ट है विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अगर हम कहें तो ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो यूज़र के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहते हैं। और अगर हम इसी को दूसरे लैंग्वेज में कहें, जैसे ये तो आपकी पहली परिभाषा है, ओआर करके आप दूसरे लैंग्वेज में कहें किसी संस्थान से संबंधित मैनुअल कार्य को कंप्यूटराइज करने में प्रयुक्त प्रोग्रामों का समूह विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें हम पैकेज भी कहते हैं। अगर हम जो है आगे यहाँ जैसे के रूप में देख पा रहे हैं, जैसे में थोड़ा सा आप ध्यान ले लीजिएगा, पेरोल पैकेज इसे हम कह सकते हैं,
दूसरा है जो है अकाउंटिंग पैकेज, ठीक है। तीसरा है होटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ये आपके जो है विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 7 यहीं पर हम फिनिश करते हैं। थोड़ा सा इसके अंतर्गत हम कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। हालांकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन तो हम कहते हैं, लेकिन इसी के अंतर्गत हम ऑप्शंस तो नहीं देते हैं, बट आपको फैक्ट बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कहा जाए तो देखिए, पूछा जा सकता है कि सामान्य सॉफ्टवेयर हैं, हालांकि ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन छोड़िए, ठीक है। चूँकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन में जब तक आपके बीच में चारों विकल्प नहीं होंगे तब तक आपको अच्छा खासा समझ में नहीं आएगा। चारों विकल्प अगर दिए होते हैं तो आपको बेहतरीन समझ में आता है। ये सब सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे जब आपका मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेहतरीन क्लास हम चैनल के माध्यम से आपको देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है कंप्यूटर प्रणाली की जो है क्रिया पद्धति, या कहा जाए वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अगर इसकी भी अंतर्गत हम बात करें तो किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में आवश्यक रूप से 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से होते हैं? इनपुट उपकरण हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग जिसे हम सीपीयू कहते हैं, तीसरा आपका है आउटपुट उपकरण, ठीक है। इनपुट यानी हम उसमें जो है कोई भी डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। सीपीयू में वह जाकर प्रोसेसिंग होता है और फाइनली उसका जो आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है। ये 3 अंग होते हैं या 3 भाग होते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत अगर हम कहें तो ध्यान दीजिएगा, सीपीयू में ही मुख्य मेमोरी, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट होता है ना। आगे अगर कहा जाए तो ठीक है, इन 3 मूल भागों के अतिरिक्त कंप्यूटर में द्वितीयक संचालन उपकरण, इन्हें पूरक संचयन या संचयन के संदर्भ में भी भाग लिया जाता है। इन चीज़ों को छोड़िए, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें हो गया। अब यहाँ आपने इस चीज़ को देखिए, सीपीयू में सीपीयू में मुख्य मेमोरी, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक एक चीज़ों को आप समझते हुए चलिएगा। ये इनपुट क्या होता है, जरा सा विचार करें। अगर हम इनपुट के तहत बात करें, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप परेशान ना होइएगा। चलिए, अगर हम इनपुट की बात करें तो यह एक क्रिया है जिसमें प्रयोक्ता आदेश या अनुदेश देकर आंकड़ों को कंप्यूटर प्रणाली में संसाधित करता है। इनपुट जैसे आप किसी चीज़ को आदेश देना, वही आपका इनपुट हो गया। संचयन या स्टोरिंग, स्टोरिंग क्या है? स्टोरिंग के अंतर्गत अगर हम कहें तो इस क्रिया में आंकड़ों सूचनाओं का रिकॉर्ड कर लिया जाता है या फिर ज़रूरत पड़ने पर उन्हें प्रयोग में प्रदान किया जाता है। आपने देखा होगा, अभी आप मोबाइल में किसी फोटो को क्लिक करके रख लीजिए, जब भविष्य में इस फोटो की ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है उसका यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने स्टोरिंग किया है या नहीं किया है? आप कहेंगे बिल्कुल किया। सेम वही कंडीशंस यहाँ पर है, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग को भी ध्यान देंगे। प्रोसेसिंग जो है यह एक क्रिया है जिसमें आंकड़ों को अंकगणितीय या तार्किक संक्रियाओं से उपयोगी सूचना में रूपांतरित करते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजित करना, ये सभी अंकगणितीय संक्रियाएं होती हैं, जबकि तार्किक संक्रिया की तुलना भी की जाती है। किसमें? प्रोसेसिंग में, है ना। आगे आउटपुट क्या है? आउटपुट में भी आप विचार करिएगा। अगर हम आउटपुट के अंतर्गत बात करें तो यह वह क्रिया है जो प्रयोक्ता को जो है परिणाम उपलब्ध कराती है, या दृश्य जो है प्रदर्शन और या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है, ठीक है। और लास्ट की हम बात करें तो लास्ट में आप कह सकते हैं कि संचालन करना, ठीक है, यह पिछले किए गए कार्यों की अनुक्रमिक करने के तरीके के संदर्भ में होता है, या किसी भी चीज़ को संचालित करना वो संचालित क्रिया के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। यहाँ आपने देखा। अब यहाँ एक टॉपिक आपके बीच में आ रहा है, सीपीयू। सीपीयू पर कभी कभी आपको जो है
शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, इसलिए सीपीयू को आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। अगर हम सीपीयू के अंतर्गत बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, डायरेक्टली कभी कभी ये फुल फॉर्म ही आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है। पूछा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो हम आप कहते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग हम सीपीयू को ही कहते हैं, ठीक है। आगे यह कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक स्मृति प्राइमरी मेमोरी का भी मेल होता है, कौन, सीपीयू, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अगला इसी के अंतर्गत हम लाएं आपके बीच में, जैसा कि देख पा रहे हैं यह थोड़ा सा ब्लर है बट आपको समझने के लिए बेहतर होगा। प्राथमिक स्मृति क्या है? प्राथमिक स्मृति के अंतर्गत अगर हम कहें तो कंप्यूटर प्रणाली की मुख्य स्मृति या प्राथमिक संचयन जो है सभी निर्देशों या आंकड़ों का जो है संचयन करता है, फिर इन्हें प्रोसेसिंग के लिए अरिथमेटिक लॉजिक इकाई में तब्दील कर दिया जाता है। ये जो है प्राथमिक स्मृति या प्राइमरी मेमोरी का काम है। एएलयू के बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में आपसे चर्चा किया था। एएलयू होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अगर कहा जाए तो न केवल अंकगणितीय की 4 मूल संक्रियाएं जोड़ना, घटाना तथा गुणा तथा विभाजन करते हैं, बल्कि तार्किक तुलनाएं जैसे जो है बराबर है, कम है, अधिक है, यह भी कर सकता है, कौन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है कंट्रोल इकाई। कंट्रोल इकाई होता क्या है? कंट्रोल इकाई के बारे में अगर हम कहें तो इस इकाई का कार्य यह भी सुनिश्चित करता है कि जो है करना है कि जो है कहा जा रहा है कि संचित निर्देशानुसार सही आंकड़ों, ठीक है, सही आंकड़ों पर जो है वही समय, ठीक है, सही संक्रिया हुई है या नहीं हुई है। कंट्रोल इकाई प्राथमिक स्मृति के प्रोग्राम से निर्देश को अनुदेश प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रोसेस करके यह सुनिश्चित करती है कि अनुदेशों का कंप्यूटर प्रणाली की दूसरी इकाई द्वारा जो है वांछित क्रम में कार्यान्वित किया गया है या नहीं। थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझ में कम आ रहा होगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। आप खुद देखिएगा, बाकी अगर आपको दिक्कत है तो जब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर किसी भी आंकड़ों को बाइनरी रूप में समझता है। अच्छा, पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की भाषा कौन होती है, तो आप कहेंगे बाइनरी होती है ना। चलिए बाइनरी के रूप में समझता है, प्रोसेस करने के बाद ही उसी रूप में आउटपुट देता है और वो बाइनरी रूप में ही आपको आउटपुट देता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है आउटपुट इकाई का मूलतः यह कार्य भी है कि विभिन्न प्रकार के आउटपुट उपकरण जैसे टर्मिनल, प्रिंटर भेजने से पहले यह बाइनरी कोड में प्राप्त जो है परिणाम को मानव पढ़ने योग्य भाषा में जो है रूपांतरित कर देता है, कौन, ये प्रिंटर इत्यादि जो होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगे। बाकी अगर आपको लिखने में जो है जैसे यहाँ समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम समझ पा रहे हैं कि समस्याएं आपको ज़रूर हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य देंगे। बाकी अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।